Good morning everybody and a very happy Raksha Bandhan to all of you. Welcome to Sleepy Classes. तो 9th अगस्त के करंट अफेयर्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं. एंड कॉन्टेक्स्ट के तौर पे अगर मैं बताऊं तो सोर्स जो है हमारा वो इस बार या आज के जो सेशन के लिए वो द हिंदू ही है सोलली. ठीक है, तो द हिंदू से ये सारी न्यूज ली गई है, तो उसी के ऊपर यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहले चाइना वेलकम्स पीएम्स प्लान विजिट फॉर एससीओ समिट. तो अब एससीओ समिट जो है वो चाइना में होने वाला है इस बार. ठीक है, चाइना में कहाँ पे हम देख रहे हैं, तियानजिन में. सो अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अब जब भी समिट के अंदर प्रधानमंत्री यहां पर जा रहे हैं तो चाइना में आप कह सकते हो कि आफ्टर 7 years प्रधानमंत्री जाएंगे. ठीक है, दिस हैपेंड आफ्टर जो गलवान वैली वाला हमारे पास इशू हुआ, उसके बाद से चाइना और इंडिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे. एंड एक पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरा भी है खुद से वो यही है कि आने वाले टाइम में मे बी देयर आर चांसेस कि जो चाइना है, इंडिया है एंड रशिया है, ये एक तरह का ब्लॉक एक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट द वेस्ट. एंड ये चीज़ कब पॉसिबल हुई है, ये चीज़ कब नज़र आ रही है, बिकॉज के पाकिस्तान के सपोर्ट में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूएसए ने बोला कि हम पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, है ना. तो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है यूएसए के लिए. सो अकॉर्डिंगली दैट. एंड दूसरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू यही आता है कि चाइना और इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस या इवन रिलेशंस अगर इंटरनेशनल लेवल पे भी बेटर होते हैं, जो हम सप्लाई चेन में डिसरप्शन देख रहे थे विद रिस्पेक्ट टू हमारे जो ईवीज के लिए जो मैग्नेट्स चाहिए थे, हमें रेयर अर्थ मैग्नेट्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, उनकी सप्लाई चेन में भी वापस से रिस्टोर होने के चांसेस हमें देखने को मिल सकते हैं, है ना. तो उसके बाद हमने यही बोला कि जो समिट है ये बेसिकली फोकस करेगा सॉलिडारिटी, फ्रेंडशिप एंड फ्रूटफुल रिजल्ट्स के ऊपर. ठीक है, एंड की जो एससीओ है वो एक नई स्टेज पे पहुंच गया है ऑफ हाई क्वालिटी डेवलपमेंट, जो कि फीचर क्या करेगा कि ज्यादा आपस में भाईचारा हो, कोऑर्डिनेशन बेटर हो एंड डायनामिक हम जो हमारी सोसाइटी चल रही है उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस लेके आएंगे एंड प्रोडक्टिविटी के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे. तो बिजनेस रिलेटेड बातें यहाँ पर चल रही हैं, आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा. ठीक है, तो लास्ट जो प्रधानमंत्री मोदी है वो चाइना जून 2018 में गए थे. देन अब सवाल इससे यही है, द एससीओ समिट 2026 विल बी होस्टेड बाय कजाकिस्तान. Second, the SCO General Secretary is appointed for a 2-year term by the Council of Heads of the Governments. Which of the statements above is or are correct? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव. कजाकिस्तान में नहीं, किर्गिस्तान में होगा. ठीक है, एंड सेकेंडली जो SCO के जनरल सेक्रेटरी हैं, ठीक है, वो अपॉइंट किए जाते हैं फॉर अ 3-year टर्म. ठीक है, 3 साल की इनकी टर्म होती है. एंड जब हम बात कर रहे हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी 2 परमानेंट बॉडीज हैं. एससीओ की 2 परमानेंट बॉडीज होती है. एससीओ सेक्रेटेरिएट जो कि बीजिंग में है एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द एससीओ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जिसको रैट्स बोलते हैं वो ताशकंद में बेस्ड है. बट वैसे हम ओवरऑल हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं तो वो बीजिंग के ही हैं एससीओ के अंदर. ठीक है, तो अब इनकी जब हम अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं कि एससीओ जनरल सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर ऑफ द रैट्स जो एग्जीक्यूटिव हैं उनकी जो टर्म है वो अब 3 साल की होती है एंड काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करते हैं यूनानिमसली. ठीक है, सो अब ये आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है बाकी पढ़ लेना. देन कैबिनेट अप्रूवल फॉर ऑयल फर्म्स टू गेट 30,000 करोड़ फॉर सब्सिडाइज्ड एलपीजी. तो ये जो न्यूज है ना ये आपकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए बताई गई है आपको कि स्पेसिफिकली 3 कंपनीज, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये 3 पब्लिक सेक्टर फर्म्स हैं. इनको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा कितना, 30,000 करोड़ का. सिंस अब इन्होंने एलपीजी के रेट जो है वो कस्टमर्स के लिए स्पेसिफिकली जो उज्ज्वला योजना के अंडर आते हैं उनके लिए नहीं बढ़ाए एंड जितना भी लॉस था उन्होंने खुद से बेयर किया, अब उनके लिए उनको कॉम्पनसेशन जो है वो सरकार खुद से ही देगी, दैट इज 30,000 करोड़. ठीक है, एंड कैबिनेट ने अप्रूव किया टारगेटेड सब्सिडी 300 रुपीज पर 14.2 kg गैस सिलेंडर up for 9 refills per year for उज्ज्वला योजना. ठीक है, उज्ज्वला योजना के अंदर अब क्या था, 2016 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी. ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा. एंड आइडिया वाज कि हमें बेसिक एलपीजी कनेक्शन जो है वो अब अक्रॉस इंडिया पहुंचाने हैं, है ना. एंड इससे क्या होगा, सब्सिडाइज रेट पे पहुंच रहा है. एंड सबसे बड़ी बात, जो विमेन है अब जो अफोर्ड नहीं कर सकते या जो बिलो पॉवर्टी लाइन है ना, उनके केस में वो वुड फायर को यूज कर रहे हैं, कोल को यूज कर रहे हैं अपना खाना बनाने के लिए. ठीक है, सो अब उनकी आंखें भी खराब हो रही हैं प्लस इन्वायरमेंटल इंपैक्ट भी है. अब एलपीजी जो है वो सेफ मानी जाती है विद रिस्पेक्ट टू कोल एंड वुड फायर जब हम बात कर रहे हैं. सो इसी के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को यहाँ पर लॉन्च किया गया था. एंड प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो विमेन है उनके नाम पे एलपीजी सिलेंडर्स जो है वो दिए जाते हैं.
इसका 2.0 वर्जन भी 2021 के अंदर लॉन्च किया गया। एंड बेसिकली यहाँ पर जो विमेन है उनको अगर, या फैमिली भी अगर हम ओवरऑल देखते हैं कि वो बीपीएल के अंडर फॉल करते हैं, वो घर भी उनके नाम पे कोई नहीं है, पक्का मकान भी उनका नहीं है, तो फर्दर जो है प्रधानमंत्री जो आवास योजना है ना, उनके अंडर भी वो एलिजिबल हो जाती हैं एंड उनको घर भी यहाँ पर यानी कि पक्का घर जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर न्यूज़ के अंदर आपको ये चीज़ और बताई गई कि 2025-2026 के अंदर इनका बजट आउटले एक्स्ट्रा था, ठीक है, 12,000 करोड़ का, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से इनको दिया जाएगा एज अ फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम के तहत पता लग जाएगा कि कितना पैसा जो है कौन चार्ज करता है, जीएसटी लग रहा है इसके ऊपर, एंड सब्सिडी 300 रुपये अगर दे रहे हो तो 553 रुपीज उज्ज्वला बेनिफिशरीज को यहाँ पर दिए जाएंगे। इस न्यूज में आपको इतनी ही चीज बताई गई है और कुछ नहीं बताया गया। सवाल देखते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1.0 इनिशियली 2016 में लॉन्च की गई थी। दूसरी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हैज प्रोवाइडेड ओवर 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन एज ऑफ जुलाई 2025। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है क्योंकि ये अभी रिसेंटली कल ही के दिन आई गेस पीआईबी पे पब्लिश किया गया था ये आर्टिकल। ठीक है, तो उसी से ही मैंने आपको ये फोटोग्राफ दे दी है कि ओवर 10 करोड़ कनेक्शंस ये 2025 तक, जुलाई तक के आपको बताए गए हैं एंड इसको लॉन्च किया गया था 2016 के अंदर। ठीक है, तो डिटेल अगर आप चाहते हैं इसकी तो मैं उसकी जो स्क्रीनशॉट्स है इसी पीपीटी में अपडेट करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगी। ठीक है, सो उससे आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको नहीं पता थी वहां से वो ले सकते हैं आप। देन इनकम टैक्स बिल विड्रॉन अपडेटेड वर्जन लाइकली इन लोकसभा ऑन अगस्त 11th। ठीक है, तो इनकम टैक्स बिल हमारा इनिशियली 1960s का या आप कह सकते हो बना हुआ था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो ये लॉ है उसके अंदर काफी सारे चेंजेस लाने की बात की जा रही थी। कहा जाता है, माना भी क्या जाता है, जो आईटी बिल हमारा इनिशियली इंट्रोड्यूस किया गया था फरवरी के अंदर ही इसी साल, वो पूरी तरह से रिपील कर रहा था इस एक्ट को। ठीक है, एंड अब उसके अंदर में भी जो स्टैंडिंग हमारे पास जो सिलेक्शन कमेटी होती है, जो कि पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी बिल अगर इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा होती है, चर्चा होने के बाद वो पार्लियामेंट्री कमिटीज के पास, जिसको हम स्टैंडिंग कमेटी या सिलेक्शन कमेटी बोल देते हैं, उनके पास चली जाती है कि फर्दर स्क्रूटिनी के लिए कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से जरूरी हैं। ठीक है, फिर वो चेंजेस को रिकमेंड करते हैं एंड उसके बेसिस पे ही फर्दर उसके अंदर चेंजेस करने के बाद, अगर रिक्वायर्ड लगते हैं तो चेंजेस करने के बाद इस बिल को वापस से पास कराने के लिए एक्ट बनाया जाता है ना, फिर दूसरे हाउस के अंदर जाता है एंड देन असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली इसको मिल जाता है। अकॉर्डिंगली ऐसा चल रहा था। सो अब जो कमिटी है उन्होंने कुछ मेजर यहाँ पे अपडेशंस प्रोवाइड की, उसके बेसिस पे इसको वापस ले लिया गया एंड वापस से रीइंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। अब वो मेजर चेंजेस यहाँ पे क्या थे? मोस्ट ऑफ द चेंजेस जो है वो सिलेक्शन कमेटी चेयर्ड बाय बीजेपी एमपी बैजयंत पांडा जो थे, उन्होंने यहाँ पर बोला कि ओरिजिनल बिल जो था meant to replace 6-decade-old income tax act of 1961, पूरी तरह से आप रिपील कर रहे थे, बट वो उसके करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज उन्होंने ये बोली कि जो नया बिल वर्जन है इनकम टैक्स बिल का, वो इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द हाउस। ठीक है, कि इसको इंट्रोडक्शन के बाद इसको रेफर कर दिया गया सिलेक्शन कमेटी के लिए फॉर स्क्रूटिनी। तो ये 31 मेंबर की जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने सजेस्ट किया कि इंक्लूड करे कि जो ओरिजिनल एक्ट में कही गई चीज थी कि अगर आप टैक्स एग्जेम्पशन आपको मिलेगी किसी भी टैक्स पेयर को, कि वो एनोनिमस डोनेशन अगर चैरिटेबल या रिलीजियस या कम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को या ट्रस्ट को अगर देते हैं। ठीक है, बट जो पुराना लॉ हमारे यही बोलता था कि अगर आपको टैक्स की रिबेट मिलेगी अगर आप एनोनिमसली यहाँ पे डोनेशन भी देते हो कोई भी चैरिटेबल या रिलीजियस कम चैरिटेबल ट्रस्ट को। ठीक है, अब वो टैक्स पेयर को एक तरह से आप कह सकते हो थोड़ा सा राहत तो देता ही था। एंड दूसरी चीज उन्होंने ये बोली जो हमारे पास कमेटी थी कि अलाउ कीजिए टैक्स पेयर्स को कि आप क्लेम कर सको टीडीएस के रिफंड्स इवन आफ्टर द ड्यू डेट, कि उन्होंने एक्स्ट्रा यहाँ पर टैक्स की रिटर्न की है विदाउट पेइंग एनी पेनल्टी चार्जेस, कि पेनल्टी चार्जेस को आप हटा दीजिए, पीनल चार्जेस हटा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, कि इवन आफ्टर उन्होंने इनकम टैक्स ड्यू डेट के बाद भरा है बट फिर भी उनके ऊपर कोई पीनल चार्जेस यहाँ पर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को ओरिजिनल एक्ट जो पहले कहता है उसी के अकॉर्डिंग रख लीजिए। तो जो बिल है उसने क्या कहा था कि टैक्सेस तो हम एनोनिमस डोनेशंस के लिए एग्जेम्प्ट कर देंगे, बट कोई भी अगर ऐसी संस्था होती है जैसे कि हॉस्पिटल हो गया या कोई कंस्ट्रक्शन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो ट्रस्ट के नाम पे यहाँ पे रजिस्टर किया जाता है, अगर वो पैसा ट्रस्ट का वहां लग रहा है तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी सिंस यू आर कंडक्टिंग अ बिजनेस आउट ऑफ इट। ठीक है, तो उस चीज के ऊपर यहाँ पर वापस से बोला गया कि नहीं, 31 मेंबर जो कमिटी उन्होंने बोला नहीं, इसको ओरिजिनली आप रहने दीजिए।
ठीक है, एंड पीनल चार्जेस हटाने की उन्होंने बात की, एंड बहुत सारी यहाँ पे चीजें होंगी और एडिशनली तो वो टैक्सेशन के बीच में आपको बता दिया जाएगा जब आपका अगर इकोनॉमी का लेक्चर होता है जब भी, ठीक है। सो अब क्वेश्चन क्या है, द टर्म Communautausbens in the IT Act 1961 is related to ancestral property, self-acquired property, community of property और all of the above. So अब जो यहाँ पर दमन एंड दीव से होंगे, ठीक है, या गोवा से होंगे, या जहाँ पे भी पोर्टुगीज सेटलमेंट रही है, उनको इसके बारे में पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि हमारे जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का था ना, उसके अंदर यहाँ पे सेक्शन 5A करके, चाहे अभी आप देख लेना पुराना वाला एक्ट 5A करके, उसके अंदर ना ये चीज बताई गई थी कि कोई भी पोर्टुगीज रूल्ड एरियाज था, बीट गोवा हो गया, दमन एंड दीव हो गया, ठीक है, वहां पे ये पोर्टुगीज एक्ट या कोड जो है वो अभी भी एप्लीकेबल था, ठीक है। एंड इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। तो इस कोड के तहत या इस रूल के तहत अगर कोई भी हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, उनकी कोई भी इनकम होती है, ठीक है, तो शादी होती है उनकी हस्बैंड एंड वाइफ की, उसके बाद उनकी जो भी इनकम होती है ना, वो एज अ कलेक्टिवली एक इनकम मानी जाएगी, कॉमन प्रॉपर्टी या कॉमन इनकम की तरह मानी जाएगी। बट जब उनकी टैक्सेशन की बात आती है, ठीक है, उसको आप इंडिविजुअली नहीं, या एज अ आप कह सकते हो कि फर्म की तरह, या आप कह सकते हो कि पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स की तरह यहाँ पर नहीं देखेंगे, ठीक है, या असेस नहीं करोगे आप एज अ इनकम ऑफ एसोसिएशन। तब उस टाइम पे जो भी टोटल कलेक्टिव इनकम होगी इंडिविजुअल की इनकम के अकॉर्डिंगली, ठीक है, उसको उसके बेसिस पे आप टैक्सेस लगाएंगे, एंड जिस व्यक्ति के हिस्से में जितना टैक्स आता है एज पर सैलरी, चलो इसके एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ, ए एंड बी हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है। अब ए कमाता है 5 लाख रुपया पूरे साल का, हालांकि उसके ऊपर टैक्स नहीं बनता, बट चलो हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं। बी व्यक्ति जो वाइफ है वो कमाती हैं 3 लाख रुपीस पर ईयर, ठीक है। तो अब इन दोनों की शादी हो जाती है, तो टोटल इनकी कलेक्टिवली इनकम जो है ना वो 8 लाख रुपीस हो जाएगी, ठीक है। तो सपोज कीजिए 8 लाख के ऊपर 10% के बेसिस पे यहाँ पर टैक्स लगेगा, ठीक है। तो 8 लाख का 10% हमारे पास 80,000 रुपये आ जाता है। तो ये 80,000 रुपये जो टैक्स लगेगा ना, ये ए और बी के बीच में इक्वली डिवाइड होगा। ये आपका बेसिकली ये कलेक्टिवली एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली बात है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनियाउटॉसबेंस या कम्युनिटी ऑफ प्रॉपर्टी। इसी तरीके से आप इनको टैक्स लगेगा, ये चीज आपको इस रूल ने बताई। देन सेंटर क्लियर्स की स्कीम फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन, जिसका अब क्या नाम है, एमी राइट स्कीम करके। इसके तहत अब होगा क्या, 275 इंस्टीट्यूशंस जो कि अब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ही होंगे अक्रॉस इंडिया, 175 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उसमें, एंड 100 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस जो हैं, अब इनको यहाँ पर क्या प्रोवाइड किया जाएगा, इनको यहाँ पर दिया जाएगा कि इंप्रूव किया जा सके एजुकेशन को, एजुकेशन की क्वालिटी को, गवर्नेंस उन कॉलेजेस के अंडर बेटर की जा सकती है, यानी कि प्रोसेसेस जो ले डाउन किए गए हैं उनको बेटर कैसे किया जा सकता है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, बीट उनका जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, या बीट जो टीचिंग स्टाइल है, टीचिंग मेथड्स है, उनको अपलिफ्ट कैसे किया जा सकता है, यानी कि ओवरऑल एजुकेशन पायलट रन की तरह पे अगर आप देख सकते हो, तो 275 जो इंस्टीट्यूशंस हैं एंड अक्रॉस इंडिया, इनको कैसे ओवरऑल तरीके से ग्रो किया जा सके, है ना। सो डिटेल जो है फर्दर क्वेश्चन के तौर पे डिस्कस करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एमी राइट, कि इट इज अ कोलैबोरेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Second, it is a centrally sponsored scheme. Third, the total budget outlay for 2025-2026 is 4,200 crores. How many statements are correct? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है कि कोलैबोरेशन में ये वर्ल्ड बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है जो कि एजुकेशन को यहाँ पर बेटर करने की कोशिश कर रहा है इंडिया के लेवल पे। सेकंड, ये सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है। तीसरी चीज, बजट आउटले 4,200 करोड़ का इसको दिया गया है। तो अब इसके अकॉर्डिंगली 175 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 100 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस आपको यहाँ पर बेनिफिशियरीज के तौर पे मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव यही है कि इंप्रूव करें क्वालिटी को, इक्विटी को, गवर्नेंस को, टेक्निकल एजुकेशन को ये कवर कर रहे हैं अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूटीज। इंप्लीमेंट करके क्या, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, जो इनिशियली हमने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूलिंग के साथ ही डील कर रही थी, वो अब कॉलेज लेवल की तरफ एक स्टेप और आगे लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। टोटल फाइनेंशियल इंप्लीकेशन 4,200 करोड़ है फॉर अ पीरियड ऑफ 2029 से 30 के बीच में। ये 4,200 करोड़ में से एक एक्सटर्नल असिस्टेंस 2,100 करोड़ की मिलेगी वर्ल्ड बैंक की एज अ लोन,
सरकार को एज अ लोन 2100 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक से मिला है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब कॉलेज लेवल पे भी इंप्लीमेंट की जा सके या ग्रेजुएशन लेवल पे भी इंप्लीमेंट की जा सके। देन डिटेल जो है मैं इसकी अगेन यहाँ पर पीपीटी में अपडेट करके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी। देन मलेशिया टू लीड एशियन रीजन डेलीगेशन टू वॉर टोन म्यांमार। तो पहले म्यांमार में हमारे पास एशियन का जो रीजनल इस टाइम पे डेलीगेशन होनी थी, डेलीगेशन क्या समिट काइंड ऑफ होना था, बट अब वो कहाँ हो रहा है, मलेशिया इसको लीड करेगा। एंड म्यांमार नेक्स्ट मंथ होना था। अब उसके अंदर क्या है, म्यांमार के अंदर में पता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यहाँ पर चल ही जा रही है, उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, सत्ता पलट बहुत रेगुलर तरीके से हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इंसर्जेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो अब इसी की वजह से ये डिसीजन लिया गया एंड मलेशिया जो है वो अब इस टाइम पे आप कह सकते हो कि एज अ डेलीगेशन इसको चेयर भी क्या, इसको एज अ रिप्रेजेंटेटिव या वेन्यू जो है वो मलेशिया इसका होगा। तो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडोनेशिया, थाईलैंड एंड फिलीपींस जो हैं वो इसमें हेल्प कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं कि चलो ठीक है कि इस बार यहाँ कर लेते हैं कि म्यांमार में इंस्टेबिलिटी इस टाइम पे है। तो सवाल देख लेते हैं कि एशियन वॉज फाउंड इन 1963 इन बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत इसको एस्टैब्लिश किया गया था। सेकंड, द ओरिजिनल सिग्नेटरीज वर फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था बैंकॉक डिक्लेरेशन, तो बैंकॉक तो होगा। 1963 का ईयर यहाँ पे आपको गलत दिया गया है, 1967 में इसे बनाया गया था, ठीक है। और ओरिजिनल सिग्नेटरीज जो है हमारे पास इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड तो है। एंड उसके बाद ब्रुनेई, देन दारुसलेम, देन वियतनाम, लाओ, म्यांमार, कंबोडिया, एशियन को इन्होंने लेटर ऑन ज्वाइन किया था, ठीक है। तो एक तरह से रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब क्या है कि रीजनल जो सिचुएशंस हैं या रीजनल कंट्रीज हैं आपस में मिलकर कोऑपरेशन में, इकोनॉमिक ट्रेड में, इन सब चीज़ों में काम करती है ना। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर ट्रेड से रिलेटेड म्यांमार का नाम, वियतनाम का नाम, कंबोडिया का नाम बहुत ज़्यादा सामने आता है, या इवन मलेशिया का नाम भी बहुत ज़्यादा सामने आता है, टूरिज्म को मेजरली प्रमोट करने के लिए था, ठीक है। तो हमारे पास ये कंट्रीज का मैप आपको दे दिया गया है। सो अभी आपका होमवर्क आ गया, मोदी एंड पुतिन डिस्कस यूक्रेन एमिड टैरिफ रो। तो ये एक तरह से लाइट रीडिंग के लिए है, इससे कोई सवाल नहीं बनता था कि अब पुतिन के साथ जो डिस्कशन होगी, क्योंकि पुतिन की अभी यूएसए के साथ फर्दर या ट्रंप के साथ एक मीटिंग है, तो मे बी क्या हो सकता है टैरिफ को लेकर, वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको बताई गई है, ओवरव्यू हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ना। देन अब जर्मनी ने सस्पेंड कर दिया है आर्म एक्सपोर्ट टू इजराइल, ठीक है। यूरोपियन यूनियन एंड यूके कि वो गाजा के सीज फायर पे फटाफट से काम करें, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप ये जेनोसाइड कंडक्ट कर रहे हो। सिमिलर सिचुएशन नहीं लग रही है आपको कि जहाँ पे यूएस से बोल रहा था कि जो रशिया है वो जेनोसाइड कंडक्ट कर रहा है यूक्रेन के अंदर, जब वापस से इंडिया ने रिस्पॉन्स में कहा था कि आप इजराइल की हेल्प कर रहे हो तो आप भी वहाँ पे जेनोसाइड ही कंडक्ट कर रहे हो, है ना। बट यूरोपियन यूनियन, यूके एंड इजराइल तो साथ में ही है, एंड यूएसए तो है ही है। तो अब जर्मनी ने स्टांस लेते हुए कहा हम आपको वेपन्स नहीं देने वाले, ना इजराइल को, ना यूरोपियन यूनियन को, ना यूके को, जब तक आप गाजा में सीज फायर यहाँ पर डिक्लेयर नहीं कर देते। सो ये जियोपॉलिटिक्स है, ये ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। सो इसमें पढ़ लेना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अगर आपको क्या लगता है। वैसे मुझे लगता है लाइट रीडिंग के लिए ही चलेगा ये, जस्ट बिकॉज कि आपका आईआर में वो फ्लो बना रहे, वो चेन बनी रहे, वो टूटे ना वो स्टोरी लाइन, तो वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ये न्यूज़पेपर आर्टिकल दिया, इससे जुड़ा सवाल आपको कोई ऐसे आज सच आने नहीं वाला। देन इन केस इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी वी हैव एन ऑनगोइंग बैच, तो लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई डाउट होता है तो टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके बैच की इंक्वायरी कर सकते हैं, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sleepy.class@gmail.com। नंबर मैं बता देती हूँ 1800-8903-043 है। सेम फॉर द केस ऑफ टेस्ट सीरीज कि इसकी भी अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो लिंक आपको इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप ईमेल या टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।